Decode co-powered by Mongia Steel, स्टील का बादशाह। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीकोड के संडे एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सबसे पहले आतंकवादियों के नए स्लीपर सेल को आपके लिए डीकोड करेंगे। इस स्लीपर सेल में ज्यादातर डॉक्टर्स हैं और इनके तार पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद के एक मौलाना से जुड़े हुए हैं और उसका नाम है मौलाना मसूद अजहर। नाम तो आपने सुना ही होगा। अब जरा सोचिए कि मेडिकल साइंस में MBBS की डिग्री लेने वाले इतने पढ़े लिखे डॉक्टर्स का कैसे एक अनपढ़ मौलाना ब्रेन वॉश कर सकता है। और ये डॉक्टर इतना पढ़ने लिखने के बावजूद धर्म के नाम पर आतंकवादी बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये विचारधारा का जहर है। आतंकवाद के इस नए फॉर्मूले में डॉक्टरों और मौलानाओं की ये एक पार्टनरशिप है और आज इसी पार्टनरशिप को हम आपके लिए डिकोड करेंगे। इसके बाद आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान में जनरल असीम मुनीर अब सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गए हैं। पाकिस्तान ने अपने संविधान में एक नया संशोधन करके अब फील्ड मार्शल असीम मुनीर को इतनी शक्तियां दे दी हैं कि उन्हें ना तो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ रोक सकते हैं और ना ही पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट। सबसे चिंता की बात यह है कि अब पाकिस्तान के सारे न्यूक्लियर हथियार असीम मुनीर की मुट्ठी में आ जाएंगे, जो भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक खतरनाक बात है। और आखिर में आपको भारतीय मीडिया की ब्रेकिंग न्यूज वाली रेस दिखाएंगे, जिसमें जीतने के लिए कई न्यूज चैनल्स ने फिल्म स्टार धर्मेंद्र की मृत्यु की फर्जी खबर चला दी, जबकि धर्मेंद्र अस्पताल से डिस्चार्ज होकर वापस अपने घर आ गए हैं। अपने दौर में धर्मेंद्र ने फिल्मों में न जाने कितने विलेन से लड़ाई लड़ी और उन्हें हराया, लेकिन 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र के जीवन के विलेन का नाम है फेक न्यूज। और आज धर्मेंद्र को अपनी उम्र के इस पड़ाव पर इस फेक न्यूज नामक विलेन के साथ लड़ाई लड़नी पड़ रही है। बम धमाके से शुरू हुई कहानी अब एक आतंकी हमले में बदल चुकी है। और अगर आप आतंक के इस पूरे मॉड्यूल को एक शब्द में समझना चाहते हैं तो वो शब्द है बदला। आज हम इसी बदले को आपके लिए डिकोड करेंगे। आतंकी डॉक्टरों के नेटवर्क से अब तक जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक ये ऑपरेशन सिंदूर बाबरी मस्जिद, राम मंदिर और कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने का बदला लेना चाहते थे। यानी ये बदले की आग में जल रहे थे और इसीलिए 6 दिसंबर को 6 जगहों पर ये सीरियल धमाका करना चाहते थे। 6 दिसंबर क्यों? शायद आप भूल गए होंगे। 6 दिसंबर की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि वर्ष 1992 में 6 दिसंबर को ही अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था और ये उसका बदला लेना चाहते थे। और सीरियल धमाका करने के इस प्लान की जिम्मेदारी डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी पर थी, जो लाल किले पर हुए धमाके में मारा जा चुका है। ये सारे डॉक्टर्स ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारे गए जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों का बदला लेना चाहते थे और यह पूरा ऑपरेशन डॉक्टर शाहीन सईद संभाल रही थी, जो कि एक लेडी डॉक्टर है, जो भारत में जैश ए मोहम्मद के लिए आतंकवादियों की भर्ती कर रही थी। अब आपको इस बदले के खेल का पूरा नक्शा दिखाते हैं, जिससे आप समझ पाएंगे कि कैसे डॉक्टरों का ये पूरा गैंग, ये स्लीपर सेल पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद के इशारे पर काम कर रहा था, कैसे पाकिस्तान के एक मौलाना के इशारे पर काम कर रहा था। और ये मौलाना है मौलाना मसूद अजहर। इस टेरर नेटवर्क के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद का चीफ मौलाना मसूद अजहर और उसकी बहन सादिया अजहर। और सादिया अजहर का पति ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के हमलों में मारा गया था, इसलिए सादिया अजहर खुद भी बदले की आग में जल रही है। दूसरा हिस्सा भारत में डॉक्टरों का वो नेटवर्क जो जैश ए मोहम्मद की बदला लेने वाली इस प्लानिंग को पूरा कर रहा था। यानी ये जो डॉक्टर्स का स्लीपर सेल है, इसका रिमोट कंट्रोल था पाकिस्तान में। इसका सबसे पहले खुलासा हुआ जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लगे जैश ए मोहम्मद के पोस्टर्स से, जिसे डॉक्टर मुजम्मिल शकील 27 अक्टूबर को लगा रहा था। यानी सोचिए, एक डॉक्टर, भारत के मेडिकल कॉलेज में पढ़ा हुआ डॉक्टर, भारत में पैदा हुआ डॉक्टर, वो जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगा रहा है कश्मीर में।
और डॉक्टर मुजम्मिल जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला है, वही पुलवामा जहां कुछ साल पहले हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पर एक बड़ा हमला हुआ था। और ये डॉक्टर जैश ए मोहम्मद का ये पोस्टर जो आपकी स्क्रीन पर है, इसे दीवारों पर चिपका रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जब इस पूरे मामले की जांच की तो सीसीटीवी वीडियोस देखे और उन वीडियोस की मदद से डॉक्टर मुजम्मिल को फरीदाबाद की अल फला यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार किया गया और मुजम्मिल ने ही इस स्लीपर सेल का पूरा खुलासा किया, जिससे पूछताछ के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में डॉक्टर आदिल मोहम्मद राथर तक पहुंची। और डॉक्टर मुजम्मिल शकील अल फला यूनिवर्सिटी में काम करता है और उसकी मदद से ही जांच एजेंसियों ने डॉक्टर शाहीन सईद को भी अरेस्ट किया। इस टेरर मॉड्यूल में किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, किसे क्या काम करना है, ये डॉक्टर शाहीन तय किया करती थी। यानी इनकी जो चीफ थी वो ये लेडी डॉक्टर थी। और उसकी गिरफ्तारी होते ही अल फला यूनिवर्सिटी के सारे आतंकवादी यानी ये सारे डॉक्टर्स एक्सपोज हो गए। डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी जो लाल किले के धमाके में मारा गया, वो भी डॉक्टर शाहीन के इस टेरर नेटवर्क में शामिल था। इसके बाद डॉक्टर सज्जाद अहमद, डॉक्टर निसार उल हसन और खुद डॉक्टर शाहीन का भाई डॉक्टर परवेज अंसारी भी गिरफ्तार हो चुके हैं। आज उत्तर प्रदेश के कानपुर से डॉक्टर मोहम्मद आरिफ मीर और उत्तर प्रदेश के हापुड़ से एक और डॉक्टर फारूक अहमद डार को भी गिरफ्तार किया गया है और ये सभी डॉक्टर शाहीन के साथ काम करने की वजह से पकड़े गए हैं। तो ये नेटवर्क देखिए कितना बड़ा नेटवर्क है। अब तक इस नेटवर्क में 2 इमाम भी पकड़े जा चुके हैं। पहला है मौलाना इश्तियाक जो अल फला यूनिवर्सिटी की ही एक मस्जिद में इमाम है और इसे गिरफ्तार किया जा चुका है। और दूसरा है मौलाना इरफान अहमद जिसे जम्मू कश्मीर के शोपियां से गिरफ्तार किया गया है। इस स्लीपर सेल में 6 डॉक्टर अल फला यूनिवर्सिटी से हैं। सोचिए 1, 2, 3 नहीं, पूरे 6 डॉक्टर एक ही यूनिवर्सिटी में काम करते थे और वो है अल फला मेडिकल यूनिवर्सिटी। और इन 6 में से एक डॉक्टर की मौत हो चुकी है जो उस गाड़ी में मौजूद था जिसमें बारूद फटा था लाल किले पर। और अब तक कुल मिलाकर 8 डॉक्टर्स और 2 मौलवियों की गिरफ्तारी अभी तक हुई है। यह भारत में अब तक का डॉक्टर्स और मौलवियों का सबसे बड़ा नेटवर्क एक्सपोज हुआ है जो जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली तक फैला हुआ है। इस टेरर मॉड्यूल में डॉक्टर्स और मौलाना हैं जो मिलकर पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रहे हैं। कितनी हैरानी की बात है कि हमारे देश में पैदा हुए, हमारे देश के स्कूलों में, हमारे देश के कॉलेजों में पढ़े, एमबीबीएस की डिग्री लिए हुए, हमारे देश के अस्पतालों में काम करने वाले, हमारे देश के मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाने वाले डॉक्टर जैश ए मोहम्मद का पोस्टर लगा रहे हैं। आज मैं जैश ए मोहम्मद का ये पोस्टर अपने साथ हाथ में लेकर आया हूं। ये वो पोस्टर है जो डॉक्टर मुजम्मिल शकील ने श्रीनगर की दीवारों पर चिपकाया था। आपकी स्क्रीन पर भी है और मैं अपने हाथ में भी लेकर आया हूं। इस पोस्टर में उर्दू में कुछ लिखा है, हिंदी में आपको इसका अर्थ समझाते हैं। इस पोस्टर पर जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने कश्मीर के आम लोगों को धमकी दी है कि वो भारत के लोगों के साथ अपने सारे संबंध तोड़ लें, उन्हें अपनी दुकानों और होटल्स में जगह न दें, किसी भी भारत के व्यक्ति को अपने होटल, अपनी दुकान या अपने बिजनेस की जगह पर आने ना दें, भारत के लोगों का साथ छोड़ दें और ना ही भारत के लोगों की कोई मदद करें। कश्मीर के लोगों को खुलेआम इस पोस्टर में धमकी दी गई है कि वो शरीयत के खिलाफ काम कर रहे हैं अगर उन्होंने भारत के लोगों की मदद की तो, और उन्हें शरीयत के हिसाब से ही सजा दी जाएगी। आप जानते हैं ज्यादातर मुस्लिम देशों का शासन शरीयत के आधार पर ही चलता है
और जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने कहा कि कश्मीर के लोग भारत के लोगों से दूर रहें, नहीं तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा और इस जुर्म के लिए उन्हें माफी भी नहीं दी जाएगी। ये धमकी है इस पोस्टर में, और इस पोस्टर को भारत का ही एक डॉक्टर जो पुलवामा का रहने वाला है दीवारों पर चिपका रहा था। आज हम आतंकवाद के इस नए फॉर्मूले को आपके लिए डिकोड करेंगे और यकीन मानिए यह फॉर्मूला पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। लेकिन उससे पहले आपसे एक सवाल करता हूं, हम अपने बच्चों को शिक्षा क्यों देते हैं? आप अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या कोई बड़ा बैंकर बनाते हैं, सीए बनाते हैं। कहा जाता है कि शिक्षा से ही किसी भी इंसान को सही और गलत का फर्क समझने की ताकत मिलती है, और विज्ञान पर तो यह बात और भी ज्यादा लागू होती है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति ने विज्ञान को पढ़ लिया वो अंधविश्वास पर आसानी से यकीन नहीं करता। लेकिन जब एमबीबीएस की डिग्री लिए हुए एक पढ़ा लिखा डॉक्टर एक 5वीं क्लास पास मौलवी की बातों में आ जाता है, एक अनपढ़ मौलवी उसे ब्रेन वॉश कर देता है, तो इसे आप क्या कहेंगे? ऐसे लोग जिन्होंने विज्ञान पढ़ा है, बड़ी बड़ी डिग्रियां ली हैं, अगर वो अनपढ़ मौलानाओं की बातों में आकर आतंक के रास्ते पर विश्वास करने लगें, तो इसे आप क्या कहेंगे? और इसीलिए आतंक का यह नया फॉर्मूला डॉक्टर और मौलवी का एक खतरनाक मिश्रण है, जिसमें डॉक्टर अपनी विज्ञान की पढ़ाई और अपनी टेक्नोलॉजी की समझ को इस्तेमाल करता है और एक अनपढ़ मौलवी इस डॉक्टर के दिमाग में धार्मिक कट्टरवाद पैदा करके उसे ब्रेन वॉश करता है। लाल किले की आतंक की घटना के बाद डॉक्टरों का जो स्लीपर सेल एक्सपोज हो रहा है, उसमें ये सारे पढ़े लिखे डॉक्टर्स पाकिस्तान में बैठे एक मौलाना के लिए काम कर रहे हैं, और उस मौलाना का नाम है मौलाना मसूद अजहर, जिसने इन पढ़े लिखे एमबीबीएस की डिग्री लेने वाले डॉक्टर्स का ब्रेन वॉश करके इन्हें एक डॉक्टर से जिहादी बना दिया। आज बड़ा सवाल यह है कि एक अनपढ़ मौलाना इतने पढ़े लिखे लोगों को ब्रेन वॉश कैसे कर सकता है? इनकी पढ़ाई लिखाई कहां गई? इन्होंने विज्ञान पढ़ा, वो विज्ञान के सारे लॉजिक्स कहां गए? लेकिन अब पूरी दुनिया में पढ़े लिखे लोग धर्म के नाम पर आतंकवादी बन रहे हैं, सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में। कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूं। 2008 में मुंबई के 26/11 के आतंकवादी हमले में पाकिस्तान का एक 21 साल का गरीब, अनपढ़ और बेरोजगार लड़का अपने हाथ में बंदूक लेकर मुंबई की सड़कों पर ताबड़तोड़ गोलियां चला रहा था। आपको याद होगा, इस आतंकवादी का नाम था अजमल कसाब, और अजमल कसाब का ब्रेन वॉश करना शायद कहीं ज्यादा आसान रहा होगा। वो अशिक्षित था, गरीब था, उम्र बहुत कम थी, इसलिए उसे बहकाना बहुत आसान रहा होगा। लेकिन अमेरिका में 9/11 का आतंकवादी हमला करने वाले मास्टरमाइंड उसामा बिन लादेन के पास इंजीनियरिंग की डिग्री थी, उसने दुनिया देखी थी। अल-कायदा का ही एक और लीडर अयमान अल जवाहिरी एक डॉक्टर था, और आईएसआईएस का पूर्व चीफ अबू बकर अल बगदादी भी बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था। कहने का मतलब यह है कि बड़ी संख्या में पढ़े लिखे लोग रास्ता भटककर कट्टर मौलवियों के कहने पर, धर्म के नाम पर लोगों की जान ले रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि इसकी वजह क्या है, कि कैसे इतने पढ़े लिखे डॉक्टर्स एक मौलवी के कहने में आ जाते हैं। भारत में इस व्हाइट कॉलर टेररिज्म की 2 वजहें हैं। पहली वजह है धर्म। उन्हें बताया जाता है कि भारत में इस्लाम खतरे में है, भारत में मुसलमान खतरे में है, और ये इनकी जिम्मेदारी है कि वो इसे बचाएं। और दूसरी वजह है बदला। भारत में ही पैदा हुए, भारत में ही पले बढ़े, भारत के कॉलेजों से डिग्री लिए हुए और भारत में ही काम करने वाले इस तरह के लोग बदले की आग में जल रहे हैं, और इनकी संख्या सैकड़ों, हजारों, लाखों भी हो सकती है। हम आज नहीं जानते इनमें से कितने लोग कौन से कॉलेज में बैठे हैं, कौन से दफ्तर में बैठे हैं, कौन से अस्पताल में बैठे हैं, कहां पर इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, जो अंदर ही अंदर बदले की आग में जल रहे हैं। क्योंकि इन्हें ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेना है, इन्हें राम मंदिर का बदला लेना है, इन्हें बाबरी मस्जिद का बदला लेना है, इन्हें कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने का बदला लेना है, और इन्हें हर उस युद्ध का बदला लेना है जिसमें पाकिस्तान भारत से हारा है। यानी ये रहते भारत में है, नागरिकता भारत की है,
लेकिन इन्हें दुख है पाकिस्तान का, और इसलिए अपने ही देश से बदला लेना चाहते हैं, अपने ही देश के लोगों को मारना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान को खुश कर सके। अब भारत के लिए चुनौती यह है, हम सब के लिए चुनौती यह है कि बदले की इस आग में जल रहे इस तरह के लोगों की संख्या लाखों में हो सकती है, शायद करोड़ों में भी हो सकती है। ये सारे लोग हमारे बीच में रह रहे हैं और हम ही से नफरत करते हैं, कैसे इन्हें पहचानेंगे? भारत सरकार ने कश्मीर के युवाओं के लिए शिक्षा और विकास का एक नया रास्ता खोला, यह सोचकर कि शिक्षा इन्हें सक्षम बनाएगी, सही और गलत का फैसला लेने में मदद करेगी। जब कश्मीर में विकास होगा तो इनकी जिंदगियां बदल जाएंगी, इनके परिवारों की जिंदगी बदल जाएगी, इनके जीवन में खुशहाली आएगी, ये खुश रहेंगे, ये भारत से प्यार करेंगे। जब ये पढ़े लिखे लोग होंगे, जब इन्हें पढ़ाई लिखाई की जाएगी, तो किसी मौलाना के लिए इन्हें ब्रेन वॉश करना मुश्किल होगा। लेकिन अब भी कश्मीर से इस तरह के लोग निकल रहे हैं जो भारत से नफरत करते हैं, जिन्होंने इस शिक्षा और विकास का दुरुपयोग भारत के खिलाफ ही करना शुरू कर दिया है। और आज इन मुट्ठी भर लोगों की वजह से भारत में रहने वाले 20 करोड़ मुसलमान जरूर असहज महसूस कर रहे होंगे। हमारे बहुत सारे दर्शक मुसलमान भी होंगे और उन्हें भी आज एक असहजता महसूस हो रही होगी इन कुछ मुट्ठी भर डॉक्टरों की वजह से, क्योंकि इन्होंने सबको बदनाम कर दिया। हमारे देश में ऐसे लाखों मुसलमान डॉक्टर्स होंगे, लाखों इंजीनियर्स होंगे, लाखों मुसलमान वैज्ञानिक होंगे जो देशभक्त हैं, जो भारत से प्यार करते हैं, जो आज भी सच्चे भारतीय हैं। लेकिन आज वो देशभक्त मुसलमान भी इन गद्दार डॉक्टरों की वजह से बैकफुट पर आ गए हैं। और यही कारण है कि कई मुस्लिम संस्थाएं अब सार्वजनिक रूप से लाल किले के आतंकी हमले की खुलकर आलोचना कर रही हैं। इस हमले के बाद पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी, दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल डॉक्टर नजीब जंग, पूर्व सांसद शाहिद सिद्दीकी और भारत के पूर्व उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह जैसे लोगों ने बाकायदा एक बयान जारी करके कहा है कि एक भारतीय मुसलमान होने के नाते वो देश पर हुए इस हमले की कड़ी आलोचना करते हैं। लेकिन साथ ही वो ये भी कहते हैं कि इस तरह की घटनाओं को किसी खास धर्म या कश्मीरी मुसलमानों से जोड़ना ठीक नहीं होगा। भारत का दुर्भाग्य ये है कि ऐसे मुद्दों पर भी हमारे देश में राजनीति होती है। ये सब कुछ होता है लोकतंत्र के नाम पर, यह राजनीति होती है धर्म निरपेक्षता के नाम पर, यह राजनीति होती है अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर। लोगों को न जाने कितनी आज़ादी चाहिए, और हमारे देश के कुछ नेता और बुद्धिजीवी सोचते हैं कि इन आतंकवादियों का बचाव करके वो देश के 20 करोड़ मुसलमानों का वोट ले लेंगे। जब वो इनका बचाव करते हैं तो देश के 20 करोड़ मुसलमान शायद इससे खुश होते हैं, जो कि ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। आज एक कश्मीरी मुस्लिम डॉक्टर फरीदाबाद में रहकर काम कर रहा है, लखनऊ में काम कर रहा है और कहीं काम कर रहा है। इसका मतलब यह है कि हमारा समाज उसे मौका देना चाहता है, हमारा समाज उस पर यकीन करता है। लेकिन ये जो बेवफाई होती है, जो ये गद्दारी होती है, इसकी वजह से फिर लोग आगे चलकर इन पर विश्वास करना बंद कर देते हैं। इसका एक रास्ता तो यह है कि ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए और खुलकर होना चाहिए। हर नेता को करना चाहिए, समाज को करना चाहिए, इनके आसपास के जो लोग हैं उन्हें भी इनका सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अब हमें एक और स्वच्छ भारत अभियान चलाने की आवश्यकता है, और यह अभियान होगा दिमाग को कट्टरपंथ के प्रदूषण से स्वच्छ करने का अभियान। हम स्कूलों में बच्चों को आज विज्ञान पढ़ाते हैं, गणित पढ़ाते हैं, विज्ञान के फॉर्मूले पढ़ाते हैं, गणित के फॉर्मूले पढ़ाते हैं, लेकिन उन्हें नैतिक शिक्षा नहीं देते, उन्हें स्कूल में देशभक्ति के बारे में नहीं बताते। और इसीलिए सारे बच्चे आज फिजिक्स और केमिस्ट्री के फॉर्मूले तो जानते हैं, मैथ्स के फॉर्मूले तो जानते हैं, तमाम केमिकल्स के बारे में समझते हैं, लेकिन देश के लिए क्या सही है, क्या गलत है, सच्चा धर्म क्या होता है, समाज के लिए क्या सही है, देशभक्ति क्या होती है, एक सच्चा नागरिक बनना क्या होता है, इसकी शिक्षा आज भी हमारे देश में स्कूलों में नहीं दी जा रही है। और अब हमें वही करना होगा। हम डॉक्टर पैदा कर रहे हैं, इंजीनियर पैदा कर रहे हैं, लेकिन ये लोग वही हैं जो सिर्फ अपना काम जानते हैं।
क्या ये सारे डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, बैंकर्स, वकील जितने भी हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, ये अच्छे प्रोफेशनल हो सकते हैं? हमारे देश में अच्छे अच्छे आईटी के प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, लेकिन क्या वो सच्चे देशभक्त हैं? क्या उन्हें अपने समाज के बारे में कोई चिंता है? क्या वो भारत के सच्चे नागरिक बन पाए हैं, चाहे किसी भी धर्म के हैं? क्या उन्हें इसके बारे में बताया गया है? ये एक बड़ी चुनौती है। सोचिए, अगर ये आतंकवादी पाकिस्तान में आज बैठे होते तो हम अब तक इनके ठिकानों को नष्ट कर चुके होते। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है, हमारी चुनौती ये है कि ये हमारे अपने ही देश में बैठे हैं, हमारे अपने देश के अस्पतालों में बैठे हैं, हमारे देश के मेडिकल कॉलेजों में बैठे हैं। हम अल फलाह यूनिवर्सिटी की मान्यता तो रद्द कर सकते हैं आज, लेकिन इस यूनिवर्सिटी पर बम नहीं बरसा सकते। जिन कॉलेजों में पढ़कर ये लोग आ रहे हैं, हम उन पर मिसाइल्स नहीं दाग सकते। जिन गांवों से ये निकल कर आ रहे हैं, उन गांवों को हम नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारे हमारे ही लोग हैं। इसलिए इस स्वच्छ भारत अभियान की आवश्यकता है, जहां हम इन्हें इतना काबिल बनाएं, इनके दिमाग में शुरू से ही एक सच्चे भारतीय होने की बात डालें, ताकि आगे चलकर कोई मौलाना इनका ब्रेन वॉश ना कर पाए। वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने पढ़े लिखे लोगों को एक अनपढ़ मौलाना ब्रेन वॉश कर दे? इसलिए आज ये एक बहुत बड़ी चुनौती हम देश के लिए लेकर आए हैं, आप सबके सामने लेकर आए हैं। अगर इतने सारे लोग गुस्से में भारत के लिए नफरत की आग में जलते हुए हमारे ही देश में घूम रहे होंगे, हमारे ही देश के सड़कों पर घूम रहे होंगे, तो फिर हमारे देश के लोग सुरक्षित कैसे महसूस करेंगे? आप अंदाजा लगाइए कि जिस तरह से लाल किले पर इस गाड़ी में यह विस्फोट हुआ, आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि आप सड़क पर जा रहे हैं, आप अपनी गाड़ी में बैठे हैं, आप एक रेड लाइट पर रुके या नहीं भी रुके, गाड़ी से सीधे जा रहे हैं और आपकी बगल वाली गाड़ी में ऐसा विस्फोट हो जाए और आसपास के सैकड़ों लोग मारे जाएं, तो क्या होगा? क्या आप कभी सुरक्षित महसूस करेंगे? और किसी के दिमाग में क्या चल रहा है? कौन व्यक्ति नफरत की आग में जल रहा है? कौन व्यक्ति बदले की आग में जल रहा है? कौन लोग हमसे मन ही मन, अंदर ही अंदर बदला लेना चाहते हैं, लेकिन चुप बैठे हैं? यह कैसे पता चलेगा? कोई सिक्योरिटी एजेंसी इसका पता नहीं लगा सकती, किसी भी प्रकार का सर्विलांस इसके बारे में पता नहीं लगा सकता। आपको खुद भी कभी पता नहीं चलेगा कि आपके आसपास में ही कितने ऐसे लोग होंगे जो अंदर ही अंदर भारत से नफरत करते हैं, जो अंदर ही अंदर, जब क्रिकेट के मैच में पाकिस्तान भारत से जीतता है तो वो अंदर ही अंदर खुश होते हैं। जब भारत की हार होती है और पाकिस्तान की कहीं जीत होती है तो उनके घर दिवाली मनती है। ये वो लोग हैं, लेकिन इनकी पहचान कैसे करेंगे आप? लाल किले की आतंक की घटना के आरोपी डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी और डॉक्टर मुजम्मिल शकील की डायरी अब सुरक्षा एजेंसियों को मिल गई है, और इस डायरी में 8 से 12 नवंबर की तारीख लिखी है, जिसका मतलब है कि इन तारीखों के दौरान आतंकवादी हमला करने की कोई प्लानिंग चल रही थी। ऐसा बताया जा रहा है कि इन डायरीज में 25 लोगों के नाम हैं, जिसमें से ज्यादातर लोग जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद के रहने वाले हैं। इन डायरीज में मिली जानकारी से यह स्पष्ट है कि पूरी प्लानिंग करके धमाका करने की साजिश हो रही थी। ये डायरीज फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर उमर के कमरा नंबर 4 और डॉक्टर मुजम्मिल के कमरा नंबर 13 से मिली है। फरीदाबाद के धौज इलाके में डॉक्टर मुजम्मिल के जिस ठिकाने से यह विस्फोटक मिला था, वहां भी एक डायरी मिली है, और यह ठिकाना अल फलाह यूनिवर्सिटी से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर है। तो यह यूनिवर्सिटी देखिए, यह कैसा मेडिकल कॉलेज है जहां पर बॉम्ब ब्लास्ट करने की योजनाएं चल रही हैं, जहां के कमरों में ये योजनाएं बन रही हैं, जहां के कमरों से डायरीज मिल रही हैं, और इन डायरीज में कई कोड वर्ड्स भी मिले हैं जिसे जांच एजेंसियां इस समय डिकोड कर रही हैं, और हो सकता है कि इन कोड वर्ड से आतंकवादियों के हमले की प्लानिंग के बारे में और कोई नई जानकारी मिले। यह भी जांच की जा रही है कि क्या धमाके के लिए अलग अलग गाड़ियों को तैयार किया जा रहा था। ऐसा बताया गया है कि एक सफेद i20 कार और लाल रंग की इको स्पोर्ट कार के अलावा 2 और गाड़ियों को भी मॉडिफाई करने की तैयारी थी, यानी उन गाड़ियों में विस्फोटक रखकर उन्हें एक चलते फिरते बॉम्ब में बदल दिया जा सकता था। जांच एजेंसियों ने यह बताया है कि 8 आतंकवादी
4 अलग अलग शहरों में एक साथ धमाका करने की तैयारी में थे। हमला करने के लिए दो आतंकवादियों के 4 ग्रुप बनाने की प्लानिंग थी। दो आतंकवादियों के 4 ग्रुप, और हर ग्रुप के पास एक नहीं बल्कि कई बॉम्ब होते ताकि वो एक साथ कई धमाके कर सके। जांच में यह भी पता चला है कि ये हमले बहुत जल्द ही हो सकते थे। हालांकि हमारी सुरक्षा एजेंसियों की वजह से ये आतंकवादी हमले फेल हो गए। एक बात आप याद रखिएगा कि इस बार भी हमारी जो जांच एजेंसियां हैं, जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो इनसे आगे निकली और हमने एक बहुत बड़े नुकसान को होने से बचा लिया। हमने एक बहुत बड़े हमले को बचा लिया। इन डॉक्टर्स ने आतंकवादी हमलों पर खर्च करने के लिए लगभग 20 लाख रुपए इकट्ठा भी किए थे, और यह पैसा डॉक्टर उमर के पास था। इसका मतलब है कि उमर ही इन हमलों की फंडिंग को संभाल रहा था। आतंकवादी डॉक्टर्स ने फर्टिलाइजर से बम बनाने का एक फॉर्मूला बनाया था जिसमें फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होता था। अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर उमर, डॉक्टर आदिल और डॉक्टर शाहीन के गैंग ने करीब 3 लाख रुपए में 2000 किलोग्राम NPK केमिकल फर्टिलाइजर खरीदा था, और इसका इस्तेमाल खेती के लिए किया जाता है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है, जो किसी भी विस्फोटक की शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। NPK फर्टिलाइजर्स आसानी से बाजार में उपलब्ध है, जिससे कोई भी खरीद सकता है, और इससे सुरक्षा एजेंसियों की नजरों से भी आप बच सकते हैं। अब आप सोचिए कि ये तो डॉक्टर्स हैं, ये कोई किसान नहीं है, खेती बाड़ी नहीं करते, और फिर भी इतनी बड़ी संख्या में ये फर्टिलाइजर इन्होंने क्यों खरीदा, क्यों इसे एक मकान में जमा करके रखा। डॉक्टरों ने अपनी प्लानिंग को सुरक्षित रखने की पूरी तैयारी की थी। डॉक्टर उमर ने एक ऐप होता है सिग्नल, यह टेलीग्राम की तरह ही एक ऐप है जिसे सिग्नल कहते हैं, विदेशी ऐप है, और उसने इस सिग्नल ऐप पर 2 से 4 सदस्यों को मिलाकर एक ग्रुप बनाया था। सिग्नल ऐप को बहुत सुरक्षित माना जाता है, और सिग्नल पर भेजे गए किसी भी मैसेज को ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है, और वो अपने आप डिलीट भी हो जाते हैं, यानी कोई सबूत भी बाद में नहीं बचता। तो सेटिंग में अगर आप जाएंगे तो इसमें वो अपने आप मैसेजेस डिलीट होते चले जाते हैं कुछ समय के बाद, और इसी सिग्नल ऐप का ये इस्तेमाल कर रहे थे। हमारे देश में अक्सर भारत से बदला लेने वाले या देश पर हमला करने वाले लोगों को भटका हुआ नौजवान कहा जाता है, लेकिन जांच एजेंसियों का कहना है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम कर रहे डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी को जैश ए मोहम्मद में शामिल होने के लिए किसी ने बहकाया नहीं था, इसे किसी ने भटकाया नहीं था। डॉक्टर उमर खुद ही आज से 7 साल पहले वर्ष 2018 में जैश ए मोहम्मद के कई ऑनलाइन ग्रुप से जुड़ चुका था। 2018 से लेकर 2023 तक वो इन ऑनलाइन ग्रुप्स में जो भी कट्टरपंथी बातें शेयर की जाती थी उन्हें फॉलो करता रहा, और इसकी चर्चा वो किसी से नहीं करता था। 2023 में डॉक्टर उमर ने जैश ए मोहम्मद में शामिल होकर आतंकी हमले करने का फैसला किया और खुद आतंकवादी बन गया। ये जो लोग हैं ये साइलेंट टेररिस्ट हैं, साइलेंट आतंकवादी हैं। ये अंदर से आतंकवादी हैं लेकिन बाहर से किसी को पता नहीं चलने देते। बाहर से ये एक शरीफ डॉक्टर दिखते हैं। और इसके बाद डॉक्टर उमर ने एक और ऐप है टेलीग्राम नाम से, आपने सुना होगा इसके बारे में भी। डॉक्टर उमर ने इस टेलीग्राम ऐप पर 15 ग्रुप्स बनाए और कुछ खास लोगों को इसमें शामिल होने के लिए इनवाइट किया, और इस समय जांच एजेंसियां ऐसे ही लोगों की तलाश कर रही हैं जो इन ग्रुप्स में भी शामिल थे। फरीदाबाद के खंडावली गांव से डॉक्टर उमर की एक लाल रंग की इको स्पोर्ट कार भी मिली थी, जिसे डॉक्टर उमर के ही एक रिश्तेदार ने वहां जाकर पार्क कर दिया था, और हो सकता है कि डॉक्टर उमर का यह रिश्तेदार भी उसके टेरर मॉड्यूल का हिस्सा रहा हो। 10 नवंबर को लाल किले के धमाके से पहले डॉक्टर उमर अपनी कार को लेकर दिल्ली के कई इलाकों में घूम रहा था। एक नई तस्वीर आई है जिसमें दोपहर 2:05 पर डॉक्टर उमर दिल्ली के कनॉट प्लेस में दिखाई दिया। लाल किले पर जिस कार में धमाका हुआ उसमें डॉक्टर उमर ही मौजूद था, और अब वो मारा जा चुका है, ये बात उसके DNA टेस्ट से साबित हो चुकी है। लाल किले पर आतंकी घटना के बाद एक भाई बहन की जोड़ी की बड़ी चर्चा हो रही है, जिसमें पहला नाम है अल फलाह यूनिवर्सिटी की डॉक्टर शाहीन सईद, और दूसरा नाम है लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में काम करने वाले डॉक्टर परवेज अंसारी का। ये दोनों भाई बहन हैं।
आज इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में जांच एजेंसियों की एक टीम ने पहुंचकर पूछताछ की और अल फला यूनिवर्सिटी की तरह इस इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में भी आतंकवादियों का एक स्लीपर सेल सक्रिय हो सकता है। इसकी वजह आपको बताते हैं। डॉक्टर परवेज वर्ष 2021 से इस यूनिवर्सिटी में काम कर रहा था और दिल्ली के धमाके से सिर्फ 3 दिन पहले यानी 7 नवंबर को इस डॉक्टर ने अचानक से इस्तीफा दे दिया और वो वहां से फरार हो गया। बाद में जम्मू कश्मीर पुलिस और यूपी की एटीएस ने डॉक्टर परवेज को गिरफ्तार किया। लाल किले पर धमाके से पहले डॉक्टर शाहीन और उसका भाई डॉक्टर परवेज लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे और अपनी बहन के कहने पर ही डॉक्टर परवेज इस स्लीपर सेल में शामिल हुआ था। अब आपको बताते हैं फरीदाबाद के अल फला यूनिवर्सिटी के बारे में, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी की बहुत चर्चा हो रही है। और जैसा मैंने आपसे कहा, अगर ये आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे होते तो अब तक कोई मिसाइल, कोई बॉम्ब इनके ठिकाने को नष्ट कर चुका होता। लेकिन जब ये आतंकवादी हमारे ही देश की किसी यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, हमारे ही देश के किसी कॉलेज में बैठे हैं, हमारे ही देश के किसी अस्पताल में बैठे हैं, हमारे ही लोगों के बीच में हैं, हमारे ही दिया हुआ खा रहे हैं, हमारे ही दिए हुए ग्रांट से, हमारे टैक्स पेयर के पैसे से पढ़ रहे हैं, तब आप क्या करेंगे? और ऐसी ही एक जगह है फरीदाबाद के अल फला यूनिवर्सिटी, जिसमें ये आतंकवादी पल रहे थे, जहां बैठकर ये भारत के खिलाफ साजिशें रच रहे थे। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज यानी AIU ने अल फला यूनिवर्सिटी की सदस्यता को निलंबित कर दिया है। देश की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस इस एसोसिएशन के सदस्य होते हैं। सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज इसके सदस्य हैं और इस संगठन के मुताबिक यूनिवर्सिटी को लेकर जो खबरें आई हैं, उसके बाद इसे सस्पेंड करने का फैसला किया गया है। अब तक इस यूनिवर्सिटी से 5 आतंकवादी डॉक्टर पकड़े गए हैं, जबकि 1 आतंकवादी डॉक्टर की बम ब्लास्ट में मौत हो चुकी है। यानी कुल मिलाकर 6 आतंकवादी डॉक्टर एक ही यूनिवर्सिटी के हैं। फरीदाबाद दिल्ली से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर ये बैठकर वहां पर ये सब कर रहे थे। इसके अलावा अल फला यूनिवर्सिटी को लेकर एक और खबर यह है कि अब ईडी इस यूनिवर्सिटी के सभी वित्तीय खातों की जांच कर सकती है। यानी इस यूनिवर्सिटी ने जितना भी लेन देन किया है, इसके जो बैंक अकाउंट्स हैं, उन सब की जांच की जाएगी। यह देखा जाएगा कि क्या इस यूनिवर्सिटी को कहीं से कोई आतंकवादी फंडिंग मिल रही है, इसको सारा पैसा कहां से आ रहा है। ईडी दिल्ली ब्लास्ट केस के आरोपी डॉक्टरों के सभी ट्रांजैक्शंस की भी जांच करेगी। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल यानी NAAC ने इस यूनिवर्सिटी को एक कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है, जिसमें कहा है कि अल फला यूनिवर्सिटी के 2 कॉलेजों की NAAC से मान्यता बहुत पहले खत्म हो चुकी है और अब तक मान्यता के लिए दोबारा आवेदन भी नहीं किया गया है। लेकिन ये यूनिवर्सिटी अपनी वेबसाइट पर दावा करती है कि उसकी दोनों संस्थाओं को NAAC से A ग्रेड की मान्यता मिली हुई है। ये जो संस्था है NAAC, ये देश भर की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों को उनकी शिक्षा, रिसर्च, सुविधाओं और उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से रेटिंग देता है। और नोटिस में यह भी कहा गया है कि क्या UGC से इस यूनिवर्सिटी की मान्यता को रद्द करने की सिफारिश नहीं करनी चाहिए। यह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में लगभग 70 एकड़ जमीन में बनी हुई है। सोचकर देखिए, 70 एकड़ जमीन में दिल्ली से 30 किलोमीटर दूर एक अल फला यूनिवर्सिटी में आतंकवाद की प्रयोगशाला बनी हुई थी। यह 70 एकड़ जमीन किसी ना किसी ने इस यूनिवर्सिटी को सस्ते दाम में या फिर हो सकता है मुफ्त में अलॉट की होगी। इस यूनिवर्सिटी में मेडिकल, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और कानून जैसे कई प्रोफेशनल कोर्सेज की पढ़ाई होती है। लॉ पढ़ाया जाता है। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की मंजूरी वर्ष 2014 में भूपेंद्र हुड्डा की सरकार ने दी थी, जब वो मुख्यमंत्री थे, और इसे 2015 में UGC से भी मान्यता मिल गई। अल फला यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। इस मेडिकल कॉलेज में MBBS का पहला बैच वर्ष 2019 में ही शुरू हुआ था और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के मुताबिक इस समय यहां MBBS कोर्स की फीस 74,50,000 रुपए है। सोचिए, 75 लाख रुपए MBBS की फीस है और इसमें अभी तो हॉस्टल और अन्य खर्चे शामिल नहीं हैं। अगर इन्हें भी शामिल कर लिया जाएगा तो आप समझ लीजिए MBBS के कोर्स की जो फीस है वो है 1 करोड़ रुपया। इस यूनिवर्सिटी में MBBS की कुल मिलाकर 200 सीटें हैं। अब सवाल यह है कि जो बच्चे
1 करोड़ रुपए खर्च करके एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं और उन्हें पढ़ाने वाले कुछ प्रोफेसर्स देश में बॉम्ब ब्लास्ट की साजिश रच रहे हैं, उन्हें पढ़ाने वाले लोग आतंकवादी हैं, तो सोचिए इस यूनिवर्सिटी में क्या होता होगा। इसी यूनिवर्सिटी के कैंपस में एक हॉस्पिटल भी है। अब जरा कल्पना कीजिए कि इस हॉस्पिटल में जो डॉक्टर काम कर रहे हैं, उन्हीं डॉक्टर्स में से कुछ आतंकवादी हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में मुस्लिम आबादी सिर्फ 7% है, 7%, और हिंदुओं की आबादी 87.5% है। हरियाणा में कुल 22 जिले हैं और 21 जिलों में हिंदू बहुसंख्यक हैं, लेकिन एक जिला है जिसे कहते हैं नूह जिला, जिसे मेवात भी कहा जाता है, वहां करीब 79% मुस्लिम आबादी है, 79% मुस्लिम आबादी है मेवात में। और अल फला यूनिवर्सिटी जो फरीदाबाद के धौज में है, यह मेवात से सिर्फ कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। डॉक्टर मुजम्मिल शकील जिस मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते थे, उस मस्जिद के इमाम को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिलचस्प बात यह है कि यह इमाम भी मेवात का ही रहने वाला था और बाद में धौज की किसी मस्जिद का इमाम बन गया। मेवात में इस समय 130 से ज्यादा मदरसे हैं। मेवात में मुस्लिम आबादी कैसे बढ़ी, इसे आप इन आंकड़ों से देखिए। वर्ष 1981 में मेवात की कुल जनसंख्या में मुस्लिम 66% थे। 2001 की जनगणना में यह बढ़कर 75% हो गए। 2011 की जनगणना में मेवात में मुस्लिम आबादी बढ़कर 79% से ज्यादा हो गई। आप देखते जाइए कैसे आबादी बढ़ती चली जा रही है एक खास धर्म की, और 2025 में तो ये जनसंख्या अब और भी ज्यादा हो चुकी होगी। अल फला यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद ऐसा लगता है कि व्हाइट कॉलर टेरर के लिहाज से मेवात और फरीदाबाद, जो दिल्ली के बहुत नजदीक हैं, आतंकवादियों के लिए एक नया सेफ हाउस बनता जा रहा है, जहां वो खुद भी छिपते हैं, अपने हथियारों को छिपा कर रखते हैं, अपने विस्फोटकों को छिपा कर रखते हैं, और साथ ही साथ अपने आसपास काम करने वाले लोगों को भी ब्रेन वॉश करके आतंकवादी बनाते हैं, उन्हें अपना सहयोगी बना लेते हैं। आपने देखा होगा एक जमाना था जब आतंकवादी हाथ में AK-47 लेकर खून बहाते थे, गोलियां चलाते थे। आपने ये तरीका भी देख लिया जहां आतंकवादी बॉम्ब ब्लास्ट करके लोगों का खून बहा रहे हैं। लेकिन अब आतंकवादी लोगों को जहर देकर भी मार सकते हैं, कुछ भी तरीका अपना सकते हैं। उनका मकसद है लोगों की हत्या करना, बड़ी संख्या में लोगों को मारना, चाहे कैसे भी। आतंकवादी अब बायोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल करने की कोशिश भी कर रहे हैं, यानी इनका टारगेट है ज्यादा से ज्यादा लोगों की हत्या करना, चाहे खून बहाकर की जाए या फिर किसी और तरीके से। आज हम एक डॉक्टर की ऐसी ही खतरनाक साजिश को आपके लिए डिकोड करेंगे जिससे आप हैरान रह जाएंगे। आपको हैरान तो ये खबर करेगी, लेकिन साथ ही आपको सावधान भी करेगी। गुजरात ATS ने 8 नवंबर को अहमदाबाद से 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इन 3 लोगों में एक डॉक्टर था और वो है 35 साल का डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन सैयद, जो एक जनरल फिजिशियन है। दूसरा है 20 साल का आजाद सुलेमान शेख और तीसरा है 23 साल का मोहम्मद सुहेल। इन तीनों को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी और शामली से गिरफ्तार किया गया। इनकी पढ़ाई लिखाई एक मदरसे में हुई है, यानी यहां भी आतंकवाद में मौलाना, मदरसा और डॉक्टर के तार आपस में जुड़ रहे हैं। इन सारे पढ़े लिखे युवाओं को मदरसों में ब्रेन वॉश किया जा रहा है, मौलाना इनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। ATS ने जब डॉक्टर अहमद को गिरफ्तार किया तब इसके पास से कुछ हथियार और 4 लीटर कैस्टर ऑयल मिला। यह बड़ी दिलचस्प केस स्टडी है। इसके पास से कैस्टर ऑयल मिला और हथियार मिले। ATS के मुताबिक डॉक्टर अहमद कैस्टर ऑयल से राइसिन नाम का एक ऐसा बायोलॉजिकल वेपन बनाने की कोशिश में था जिससे बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती थी। ये जो राइसिन होता है, ये दुनिया के सबसे खतरनाक और जानलेवा बायोलॉजिकल वेपन्स में से एक माना जाता है। सिर्फ 1 ग्राम राइसिन से हजारों लोगों की हत्या की जा सकती है। और सबसे बड़ी बात यह कि इस जहर का कोई इलाज नहीं। कल्पना कीजिए कि अगर डॉक्टर अहमद ने इस जहर को किसी मंदिर के प्रसाद में मिला दिया होता, किसी सोसाइटी के पानी के टैंक में मिला दिया होता, तो क्या होता? इस जहर में ना तो कोई महक होती है, ना ही इसका कोई स्वाद होता है। यानी लोगों को कभी यह पता भी नहीं चलेगा कि जो खाना वो खा रहे हैं उसमें जहर मिला है, जो पानी वो पी रहे हैं उसमें जहर मिला है, और सैकड़ों नहीं हजारों लोगों की जान एक ही दिन में जा सकती थी।
आतंकवादी डॉक्टर अहमद ने हैदराबाद से पढ़ाई की है और चीन की एक यूनिवर्सिटी से उसने MBBS की डिग्री हासिल की है। पकड़े गए तीनों आतंकवादियों ने पूछताछ में बताया है कि इन्होंने लखनऊ के RSS के ऑफिस, दिल्ली की आजादपुर मंडी और गुजरात में नरोडा के फ्रूट मार्केट की रेकी की थी। यानी अब देश में आतंक बारूद से नहीं, बंदूक से नहीं, गोलियों से नहीं, प्रयोगशालाओं से भी फैल रहा है, लेबोरेटरीज से फैल रहा है, केमिकल्स के जरिए फैल रहा है। और इस आतंक के पीछे अब सिर्फ हाथ में बंदूक पकड़ने वाला कसाब नहीं है, बल्कि सफेद कोट में कोई डॉक्टर भी हो सकता है। अब जरा अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में आपको नई खबर बताते हैं। पाकिस्तान में एक तरह से एक संवैधानिक तख्तापलट हो चुका है। आपने पाकिस्तान में तख्तापलट की खबरें तो पहले भी बहुत देखी होंगी। तख्तापलट पहले भी होता था, पहले भी पाकिस्तान की सेना जो है तख्तापलट कर चुकी थी, कई बार किया है उन्होंने। लेकिन इस बार ये सब कुछ संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से हुआ है। अब पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर पाकिस्तान के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गए हैं। पाकिस्तान की संसद में 27वां संविधान संशोधन पारित हो गया है और इसके बाद पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था पूरी तरह से बदल जाएगी। अब जनरल असीम मुनीर पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। उनके अधीन तीनों सेनाएं होंगी, थल सेना, नौसेना और वायुसेना, तीनों उनके अंडर आएंगी। अब किसी भी सैन्य कार्रवाई के लिए फील्ड मार्शल मुनीर को किसी से भी परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब कई कानूनी मामलों में मुनीर के अधिकार क्षेत्र बहुत बढ़ चुके हैं, बहुत सारे मामले उनके अधिकार क्षेत्र में आ गए हैं और अब फील्ड मार्शल असीम मुनीर पर कभी भी पाकिस्तान की किसी भी अदालत में कोई मुकदमा नहीं चल पाएगा। उन्हें कानूनी रूप से पूरी तरीके से सुरक्षा दी गई है, एक लीगल इम्यूनिटी दी गई है। यानी वो जो भी फैसले करेंगे उन पर कभी अदालत में कोई केस नहीं चल सकता। इसलिए अब वो खुलकर अपने फैसले लेंगे। यहां तक कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का कंट्रोल भी अब जनरल असीम मुनीर के हाथ में आ जाएगा। याद कीजिए, असीम मुनीर वही व्यक्ति हैं जिन्होंने इस साल अमेरिका में दुनिया को परमाणु हमले की धमकी दी थी। जनरल असीम मुनीर ने तब कहा था, अगर पाकिस्तान डूबेगा तो आधी दुनिया को भी अपने साथ लेकर डूबेगा। आप भूलिए मत कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार हैं। यानी जो आर्मी जनरल दुनिया को परमाणु हमले की धमकी दे रहा था, अब पाकिस्तान के सारे परमाणु हथियार उसके कंट्रोल में है। यह स्थिति सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है। इस बदलाव के बाद पाकिस्तान में फिर से एक सैन्य तानाशाही का दौर आ चुका है, लेकिन इस बार यह ना तो औपचारिक है और ना ही घोषित है। अक्टूबर 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की सरकार को सत्ता से बेदखल करके उन्हें जेल में नजरबंद कर दिया था। नवाज शरीफ पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सगे भाई हैं, लेकिन इस बार असीम मुनीर ने तख्ता पलट करने के लिए कोई मेहनत नहीं की, क्योंकि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुद ही अपनी ताकत चुपचाप असीम मुनीर को सौंप दी है। शहबाज शरीफ भले ही प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अब उनका रोल सिर्फ नाम मात्र का है। अब शहबाज शरीफ केवल एक रबर स्टैंप है और अपनी ताकत को बचाने के लिए इस बार उन्होंने असीम मुनीर के सामने कोई कोशिश भी नहीं की, एक पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया और असीम मुनीर जो करना चाहते हैं उन्हें करने दिया, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो आज भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहें। और असीम मुनीर ने उनके ऊपर यही एहसान किया कि आप सरेंडर कर दीजिए और मैं आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने रहने दूंगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अपने भाई नवाज शरीफ के बिल्कुल विपरीत शहबाज शरीफ ने इस सैन्य कब्जे का कोई विरोध नहीं किया। इस तानाशाही, जो सेना की तानाशाही वापस आई है, इसका उन्होंने विरोध ही नहीं किया। इसलिए इनाम के तौर पर मुनीर ने उन्हें उनकी कुर्सी दे दी। शहबाज शरीफ भले ही प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अब पाकिस्तान में सिविल और मिलिट्री शासन की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। आप कह सकते हैं कि यह सिविल मिलिट्री शासन है। इससे पहले जितने भी आर्मी के जनरल्स ने वहां तख्ता पलट किया है वो जबरदस्ती किया है, ताकत के दम पर किया है। लेकिन असीम मुनीर पहले ऐसे आर्मी जनरल बन गए हैं जिन्होंने ताकत का इस्तेमाल ही नहीं किया, क्योंकि सारी व्यवस्था ने उनके सामने सरेंडर कर दिया और आज वो देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गए हैं। लेकिन भारत के लिए खतरे की बात है, अब हमें सीधे असीम मुनीर से डील करना पड़ेगा। अब एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद डिकोड में हम कुछ और खबरों को आपके लिए डिकोड करेंगे।
This is no ordinary sky. This is where legends are born. Space transition. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. Indian Air Force to be a cut above. आप में से सभी लोगों ने या ज्यादातर लोगों ने कभी ना कभी आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर का प्रसाद जरूर खाया होगा। हमारे समाज में ये प्रथा है कि जब आप तिरुपति जाते हैं, वहाँ प्रसाद खाते हैं, वहाँ से प्रसाद लाकर अपने परिवार को भी खिलाते हैं, दोस्तों रिश्तेदारों को भी आप देते हैं, ऑफिस में अगर आपके साथी हैं उन्हें भी वो प्रसाद बांटते हैं। आपने प्रसाद बहुत ही पवित्र भाव से खाया होगा और बच्चों को भी खिलाया होगा, और प्रसाद को खाते समय आपने सोचा होगा कि ये दुनिया में सबसे पवित्र चीज़ है। लेकिन अब जांच में पता चला है कि इस प्रसाद में मिलावट थी। तिरुपति में बनने वाले लड्डू में मिलावटी घी के इस्तेमाल होने के आरोप लगे थे, आपको याद होगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाई और इस जांच रिपोर्ट में अब कमेटी ने जांच पूरी कर ली है और कमेटी की जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि तिरुपति मंदिर को वर्ष 2019 से 2024 के बीच करीब 68 लाख किलो मिलावटी घी सप्लाई किया गया, जिसकी कीमत लगभग 250 करोड़ रुपए है। जिस कंपनी ने घी सप्लाई किया उसने कभी भी ना तो कोई दूध खरीदा ना ही मक्खन खरीदा, फिर भी यह कंपनी पिछले 5 साल से पामोलिन, पाम ऑयल और केमिकल से बना सिंथेटिक घी, देसी घी कहकर इस मंदिर को सप्लाई कर रही थी। सोचिए, जिस कंपनी ने कभी दूध ही नहीं खरीदा तो घी बनाया किससे? इस कंपनी ने घी सप्लाई करने के लिए सारे फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। उत्तराखंड की इस कंपनी का नाम है भोले बाबा ऑर्गेनिक डेयरी। सोचिए, भगवान का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, भोले बाबा ऑर्गेनिक डेयरी। एक के बाद एक झूठ। पहला तो भगवान का नाम इस्तेमाल करके उसे बदनाम कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि यह ऑर्गेनिक डेयरी है और इस कंपनी के मालिक का नाम है पोमिल जैन और विपिन जैन। हमारे देश में अगर कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है तो सुरक्षा एजेंसियों से सवाल किया जाता है कि आप क्या कर रहे थे, लेकिन जब देश में इतने बड़े पैमाने पर मिलावट हो रही है तो सवाल होना चाहिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। ये उनकी जिम्मेदारी है। आज हमारे देश में मिलावट आम बात हो चुकी है। वर्ष 2020 में मिलावट के मामलों में कुल 28,000 से ज्यादा केस दर्ज हुए। 2023 में 38,000 केस दर्ज हुए, जिसमें कई क्रिमिनल केस भी थे। लेकिन हमारे देश में मिलावट के मामले इससे कई गुना ज्यादा हैं, क्योंकि मिलावट के जो लाखों मामले हैं वो कभी दर्ज ही नहीं हो पाते। हमारे देश में नकली दूध, नकली घी और नकली पनीर खुले में बिक रहा है। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने इस साल दूध की शुद्धता की जांच के लिए एक बड़ा अभियान चलाया। इस जांच में 97% दूध के सैंपल मिलावटी पाए गए। कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में महाराष्ट्र में 79% दूध में मिलावट पाई गई। इसी साल अप्रैल के महीने में नोएडा और ग्रेटर नोएडा के फूड डिपार्टमेंट ने बताया था कि उसने पनीर के 122 सैंपल्स की जांच की, जिसमें 83% में मिलावट थी और 40% पनीर ऐसा था जिसे खाने से गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। पिछले महीने ही दिवाली से पहले FSSAI ने दिल्ली और NCR में करीब 550 किलोग्राम नकली पनीर जब्त किया था। हमारे देश में माता पिता हमेशा बच्चों को दूध पीने की सलाह देते हैं। भारत को हमेशा से दूध दही का देश कहा जाता है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन भारत में होता है। हमारे यहाँ रोज 66 करोड़ लीटर से ज्यादा दूध का उत्पादन होता है, लेकिन आज सबसे ज्यादा मिलावटी दूध भी हमारे देश में ही बिक रहा है। चीन में खाने पीने में मिलावट करना एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। अगर मिलावट का मामला बेहद गंभीर नहीं है तो भी 5 साल तक की सजा होती है और जुर्माना लगता है। लेकिन अगर मिलावटी खाने या पीने से किसी की मौत हो जाए या सेहत को नुकसान हो जाए तो दोषी को उम्र कैद या फांसी की सजा भी चीन में होती है। देश के 146 करोड़ लोगों को सेहतमंद रखने के लिए जरूरी है कि अब हमारे देश में मिलावट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वो दिन कब आएगा? लेकिन सोचिए, हमारे देश में पैसा कमाने वाले बेईमान लोगों ने मंदिरों को भी नहीं छोड़ा, भगवान को भी नहीं छोड़ा। भगवान के नाम पर अपनी कंपनी बनाते हैं और उस भगवान के सबसे बड़े आस्था के केंद्र में नकली घी सप्लाई करते हैं वर्षों तक।
250 करोड़ रुपए का नकली घी सप्लाई करते हैं, पैसा बनाते हैं, लोगों की स्वास्थ्य से खिलवाड़ करते हैं, उनके आस्था से खिलवाड़ करते हैं। आज आप सोचिए, आप में से कितने सारे लोगों ने पिछले 5 साल में तिरुपति मंदिर से ये लड्डू लिया होगा या प्रसाद लिया होगा, खुद खाया होगा और अपने परिवार दोस्तों को भी दिया होगा, और आज पता चलता है कि इसके अंदर नकली घी था। इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और अब समय आ गया है कि मिलावट को हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या के तौर पर देखा जाना चाहिए। आज हम सुपरस्टार धर्मेंद्र के बारे में आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अपने दौर में धर्मेंद्र ने अपनी फिल्मों में न जाने कितने विलेन से लड़ाई लड़ी, लेकिन 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र के जीवन के नए विलेन का नाम है फेक न्यूज़। अब जब धर्मेंद्र अपनी जिंदगी के क्लाइमैक्स पर हैं, तो आज वो फेक न्यूज़ नाम के एक विलेन से लड़ाई लड़ रहे हैं। धर्मेंद्र एक ऐसे सुपरस्टार हैं जो जीवन में कभी किसी से हारे नहीं, लेकिन इस हफ्ते उन्हें और उनके परिवार को अपनी ही मौत की फेक न्यूज़ देखनी और सुननी पड़ी। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर ऐसे कई मीम्स वायरल हो रहे हैं जहां धर्मेंद्र अस्पताल में बिस्तर पर लेटे हुए अपनी ही मौत की खबर न्यूज़ चैनल पर देख रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं, और भारत के मीडिया में उन्हें मृत घोषित करने की एक होड़ लगी हुई थी। हर चैनल चाहता था कि धर्मेंद्र की मौत की खबर सबसे पहले वही ब्रेक करे, और यही कारण है कि पिछले कई दिनों से भारत की जनता के बीच मीडिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आज स्थिति यह है कि आम जनता और दर्शक भी ये पूछ रहे हैं कि आखिर मीडिया को किसी की मौत की ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाने की इतनी जल्दी क्या है, इतनी जल्दबाजी क्यों है। धर्मेंद्र जब अस्पताल पहुंचे थे तब मीडिया 24 घंटे अस्पताल के बाहर खड़ा रहा, और कल जब धर्मेंद्र को अस्पताल से शिफ्ट करके उनके घर लाया गया तब भी मीडिया के कैमरे उनके घर के बाहर 24 घंटे खड़े हैं। आज धर्मेंद्र के पुत्र सनी देओल ने अपने घर के बाहर खड़े मीडिया को एक अच्छा खासा लेक्चर दिया है इसी बारे में, और वो मीडिया से बहुत नाराज थे। लोकेशन भेज चुका है, माँ बाप है, आपके बच्चे हैं, लोकेशन भेज चुका है, माँ बाप है, आपके बच्चे हैं, और इस बार तो नौबत यहां तक पहुंच गई कि हेमा मालिनी और ईशा देओल को सोशल मीडिया पर यह लिखना पड़ा कि धर्मेंद्र जिंदा हैं, सही सलामत हैं, और मीडिया उनकी मौत के बारे में झूठी खबरें ना फैलाए। इससे पहले भी मीडिया कई लोगों की मौत की खबर उनके जिंदा रहते हुए फैला चुका है। याद कीजिए, वर्ष 2021 में दिलीप कुमार की मौत को लेकर भी ऐसे ही झूठी खबरें फैलाई गई थी। उस समय उनकी पत्नी सायरा बानू ने सोशल मीडिया पर यह लिखा कि दिलीप कुमार जीवित हैं और ठीक हो रहे हैं। वर्ष 2019 में लता मंगेशकर जब अस्पताल में थीं, तब उनकी मौत की फेक खबरें भी ऐसे ही चला दी गई थी। 2016 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता की मौत की खबर भी उनकी मृत्यु से पहले ही प्रसारित कर दी गई थी। 2008 में एक अमेरिकी न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग न्यूज ने एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की मौत से 3 साल पहले ही उनकी मौत की खबर छापकर श्रद्धांजलि भी दे दी। हालांकि इसके बाद ब्लूमबर्ग ने इस खबर को एक अधूरी रिपोर्ट बताते हुए डिलीट कर दिया था। असल में 24 घंटे के न्यूज चैनल्स का पूरा बिजनेस मॉडल आजकल तेजी से खबर दिखाने पर आधारित है। जो चैनल खबरें जितनी तेजी से ब्रेक करता है, उस चैनल को उतना ही अच्छा माना जाता है, और न्यूज चैनल्स को भी यह लगता है कि खबरों को सबसे पहले ब्रेक करने से उनके दर्शक खुश होते हैं और उनकी टीआरपी बढ़ती है। आज न्यूज चैनल्स का बिजनेस मॉडल ई कॉमर्स कंपनियों की तरह क्विक होम डिलीवरी वाला हो चुका है। जैसे फूड ऐप्स ये दावा करते हैं कि वो 10 मिनट में ताज़ा खाना आपके घर पर पहुंचा देंगे, और उनके डिलीवरी बॉयज अपनी जान पर खेलकर जल्दी से जल्दी आपके घर पर आपका सामान पहुंचाते हैं। वैसे ही न्यूज चैनल्स अपनी विश्वसनीयता को खतरे में डालकर आपके पास ब्रेकिंग न्यूज की डिलीवरी दे रहे हैं, और हर चैनल चाहता है कि उसकी डिलीवरी सबसे पहले हो। आज हम दर्शकों से भी ये कहना चाहते हैं कि आपको ये तय करना है कि आप सही खबर चाहते हैं या बिजली की गति से ब्रेकिंग न्यूज चाहते हैं। अब दर्शकों को ये बताना होगा कि वो इंतजार कर सकते हैं। उन्हें न्यूज जानने की कोई जल्दबाजी नहीं है, और न्यूज चैनल्स बेशक 2-4 मिनट और ज्यादा ले लें, 5-10 मिनट और ज्यादा ले लीजिए, 1 घंटा और ज्यादा ले लीजिए,
लेकिन खबर सही पहुंचाइए। इसलिए आज से ब्रेकिंग न्यूज के जाल में मत फंसिए, बल्कि सिर्फ सही न्यूज का इंतजार कीजिए और एक जागरूक दर्शक बनिए। जो हमारे देश में टीआरपी है, टीआरपी रिलीज करने वाली जो संस्थाएं हैं, वो सारे न्यूज चैनल्स को प्रेरित करती हैं कि वो जल्दी से जल्दी चाहे कुछ भी करके खबरें ब्रेक करें और मसालेदार खबरें दें। उसी से टीआरपी बढ़ती है। उस टीआरपी के चक्रव्यूह को अगर कोई भेद सकता है तो वो सिर्फ आप हैं, हमारे देश के लोग, हमारी जनता और हमारे देश के दर्शक। जिस दिन आप ये देखना बंद कर देंगे, जिस दिन आप गति नहीं विश्वसनीयता मांगेंगे, उस दिन आपको वो मिलनी भी शुरू हो जाएगी। और इसी खबर में आपको अब दोस्ती भी मैं दिखाना चाहता हूं। जय और वीरू की दोस्ती आपने शोले फिल्म में देखी थी, यानी अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की दोस्ती। और ये जय और वीरू की दोस्ती एक बार फिर से देखने को मिली। 83 साल के अमिताभ बच्चन अपने पुराने दोस्त धर्मेंद्र से मिलने के लिए खुद गाड़ी चलाकर उनके घर पहुंचे। अस्पताल से धर्मेंद्र जब अपने घर में शिफ्ट हुए तो अमिताभ बच्चन खुद अपनी गाड़ी चलाकर अपने पुराने दोस्त से मिलने के लिए उनके घर गए। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, ये देखिए। और ये भी बड़ी बात है, शोले फिल्म में अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र जब जय और वीरू के रोल में थे, तब ये दोनों मोटरसाइकिल पर आपको नजर आए थे। एक बड़ा मशहूर गाना था दोस्ती का, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। लेकिन आज 83 साल की उम्र में अमिताभ बच्चन खुद गाड़ी चलाकर अपने दोस्त का हाल चाल जानने के लिए पहुंचे। तो आज डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल, यानी सोमवार रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। कश्मीरी पुलाव या हो बिरयानी खाना, केसरी चाय दूध, रसमलाई केसरी लड्डू, हलवा याद आना, यही तो है MDH केसर का बहाना। MDH शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। MDH दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। अब आया असली स्वाद। अब आया